हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार यादव। आइए आज हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर्स के एक समान रूप से आवेशित गोली वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए ये कह रहा है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये जान लो वलय मतलब क्या होता है। रिंग, रिंग मतलब छल्ला। जैसे आप कंगन पहनते हो वो एक छल्ला है, ठीक है ना। अंगूठी पहनते हो वो छोटा सा छल्ला होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी उसी टाइप का एक छल्ला वलय और एक समान रूप से आवेशित वलय की बात किया है। तो एक समान रूप से आवेशित का मतलब कि ये जो रिंग है, ये जो छल्ला है, ये रिंग जो है इस पर हर जगह पर आवेश उपस्थित है। ये आवेशित किया गया है, चार्ज किया गया है। कहीं अंगूठी का छल्ला या चुल्ला पहन के अगर इसको पहन लेंगे तो मार देगा झंझना के खत्म, ठीक ना। तो ये क्या है, आवेशित वलय है। अब आवेशित वलय है तो इस पर आवेश है, तो आवेश है तो ये करे अगलिया बगलिया इस आवेशवा का वैद्युत क्षेत्र भी होगा कि नहीं होगा। तो ये एक समान रूप से जब आवेशित वलय है, इसका मतलब इस पर आवेश है तो इसके अगल बगल वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो हमको इस आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग सबसे पहले एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हमको मानना पड़ेगा, वलय मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि माना कि एक समान रूप से आवेशित वलय का केंद्र O है। और जब वलय लेंगे तो गोल वलय रहेगा, छल्ला रहेगा, तो उसका कहीं सेंटर होगा ना। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना एक समान रूप से आवेशित वलय का केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल a है, त्रिज्या स्मॉल a है। सबसे पहले तो हम वलय को मानेंगे, उसका सेंटर मानेंगे कि माना एक समान रूप से आवेशित वलय का केंद्र O है और त्रिज्या जो इसकी है वो कितनी है, स्मॉल a है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये तो गोल दिख ही नहीं रहा है, तो ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में है, इस नाते आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये पूरा गोल है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये पूरा गोल दिखाई देगा। तो हम चित्र बनाए हैं तो ऐसे किए हैं, तो ये इस टाइप में है, ठीक है। तो इस नाते ये दिख रहा है कि आपको गोल नहीं है, तो ये पूरा वृत्ताकार है वलय। अब मान लिया एक समान रूप से आवेशित वलय का केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है। फिर और कुछ मानना है, हाँ ये क्या मानना है, इस पर आवेश मानना है, तब ना आवेशित होगा। जब आवेश नहीं रहेगा तो फिर ये साधारण लोहे का छल्ला हो गया, तांबे का छल्ला हो गया। लेकिन हमको यहां पर आवेशित वलय के कारण निकालना है, तो इसको आवेशित करिए। तो फिर हम मानेंगे, माना वलय पर धन Q आवेश, कितना आवेश, धन Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। धन Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है भाई, एक समान रूप से वितरित है, इसका मतलब एक समान रूप से धन Q आवेश इस पर क्या है, फैला हुआ है। तो हो गया ना एक समान रूप से आवेशित वलय, हो गया कि नहीं हो गया। देखो यही चीज आप लोगों से जब डेरिवेशन में पूछता है तो आप उसको रट्टा मारते हो, माना एक समान, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले समझो आपसे पूछ क्या रहा है, फिर जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा ही आप लिखते जाओ। ये कठिन नहीं होता, ये आसान होता। और नहीं तो आपको इस हेडिंग से ही बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि आप यहां पर आराम से लिख सको, ठीक है ना। तो
आप सबसे पहले क्या करेंगे, वलय पर धन क्यू आवेश को एक समान रूप से वितरित कर देंगे वलय मान करके। अब देखो, अब मेन काम, एक समान रूप से आवेशित वलय हो गया। अब हमको इसके कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कोनो बिंदु लेना पड़ेगा ना। तो जब तक बिंदु नहीं लेंगे तब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी भैया, किसी बिंदु पे नहीं निकालोगे। तो फिर हम मानेंगे, माना वलय पर धन क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा, इसी में काम चला लो। कई बार माना से क्या मतलब, एक बार माना फिर दो बार माना, फिर हरदम मानवे करोगे। तो ये एक का माना में यो लिख दो कि माना वलय पर धन क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा वलय के केंद्र O से, वलय के केंद्र O से कितनी दूरी पर, स्मॉल x मीटर की दूरी पर, ठीक है, वलय के अक्ष पर। देखो ये वलय के जो बीचों बीच जा रही है लाइन, ये वलय का अक्ष है, ठीक है ना। तो इतना केंद्र से O दूरी पर, केंद्र O से x मीटर की दूरी पर, अक्ष पर, वलय के अक्ष पर एक बिंदु, यहां पर लिख दो वलय के अक्ष पर, ताकि ये भी क्लियर रहे कि भाई किधर है ये बिंदु। वलय के अक्ष पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा था कि आपको क्या मानना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो एक समान रूप से आवेशित वलय था, तो पहले वलय मान लेंगे। माना कि एक वलय है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल a है। फिर आवेशित वलय लेना था, तो इस पर मान लिया, माना धन क्यू कूलाम आवेश इस पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तो आवेशित वलय हो गया। अब आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कोनो बिंदु लेना पड़ेगा। तो माना कि वलय के केंद्र O से x मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर, कहां पर, वलय के अक्ष पर। ये नहीं कि x मीटर इधरिया नाप लो, जब अक्ष कह देंगे तो ऐसे ये वलय है, तो इसके एकदम जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है वही इसका क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी वलय की, ठीक है। तो वलय के केंद्र पर, केंद्र से x मीटर की दूरी पर वलय के अक्ष पर एक बिंदु P लेंगे, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब सबसे पहला काम, इकट्ठे पूरे वलय के कारण नहीं निकालना है, इकट्ठे पूरे वलय के कारण नहीं निकालना है। तो कहेंगे तब कैसे निकालना है, हम फिर मानेंगे कि माना वलय छोटे छोटे भागों में क्या है, बटा हुआ है। भाई वलय पर आवेशवा जो होगा वह छोटे छोटे भागों में ही ना बटा होगा। एक क्यू आवेश है तो क्यू आवेश इकट्ठे एक दरी नहीं ना बैठा होगा, तो क्यू आवेश हम अलग अलग भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यहां फिर आप मानेंगे, कहेंगे कि सर कितना मान रहे हैं, लेकिन क्या करें वो इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां से हम पहला चेंज करके लिखेंगे, माना वलय छोटे छोटे भागों से या छोटे छोटे अवयवों से, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर, अवयवों से मिलकर बना है, जिसमें एक अवयव, अब देखिए छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है जिसमें एक अवयव ए बी है, जिसमें एक अवयव क्या है, कैपिटल ए बी है, जिसमें एक अवयव ए बी है और इस पर कितना आवेश है, जिस पर एक अवयव ए बी है, जिस पर डेल्टा क्यू आवेश क्या है,
स्थित है, डेल्टा क्यू आवेश स्थित है। अब देख लो, माना वलय छोटे छोटे अवयवों से यानी छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है। इसमें से एक छोटा सा भाग या अवयव क्या है, ए बी है, जिस पर कितना आवेश है, डेल्टा क्यू। तो इस डेल्टा क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, आवेश चाहे कितना भी छोटा रहे उसके कारण यहां पर हल्का सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, लेकिन होगा ना। तो यहां पर आवेश हम छोटा सा आवेश ले रहे हैं, छोटे से भाग का, पूरे वलय का नहीं ले रहे हैं, वलय के छोटे से भाग का छोटा सा आवेश ले रहे हैं, और यह आवेश इस बिंदु P पर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। यही होता है ना, अभी कल पढ़ाया गया था, Q0 बटे R स्क्वायर एफ होता है, तो Q0 से Q0 कट जाता है तो Q बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि धन Q आवेश के कारण या अवयव पर जो उपस्थित आवेश है धन Q, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डेल्टा E होगी। कहा है डेल्टा, ये डेल्टा Q इसलिए लिया है कि पूरा Q है तो इसको छोटा सा है तो डेल्टा लगा देते हैं। तो ये छोटा सा, इस पूरे Q का छोटा सा भाग निकालना है तो डेल्टा Q, और छोटे से भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो E का छोटा सा तीव्रता निकल रहा है तो डेल्टा E ले लेंगे। जब हम पूरा E निकालेंगे तो पूरा E लिखेंगे, अभी छोटे से भाग के कारण निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, डेल्टा E लिख रहे हैं। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे कि पूरा Q है तो इसका छोटा सा भाग डेल्टा Q हो गया। अब पूरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है तो इसके कारण छोटे से भाग के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डेल्टा E होगी। तो यहां से ऐसे ये ढकेलेगा इनको, ऐसे यहां परीक्षण आवेश जो धरोगे धन Q, तो ये वाला Q इस Q को क्या करेगा, इसी दिशा में, जैसे ऊपर से इसे बल लगा के डेल्टा E के दिशा में क्या करेगा, ढकेलेगा। अब समस्या ये आ गई कि बिंदु P पर यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो इस दिशा में आ रही है, डेल्टा E इस दिशा में आ रही है, इसका प्रभाव यहां से ऐसे है, लेकिन हमको प्रभाव अक्ष के दिशा में चाहिए। किसके दिशा में चाहिए, ये जो अक्ष है इसके दिशा में चाहिए। तो हम डेल्टा E को वियोजित कर लेंगे दो परिणामी वेक्टरों में। तो जैसे ये डेल्टा E नीचे की तरफ है तो इसको एक अक्ष के दिशा में तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। तो अगर ये डेल्टा E है तो थीटा वाला जो घटक आता है, ये इसके सीधाई में जो थीटा वाला घटक होगा वो डेल्टा E cos थीटा होगा, और जो दूसर का घटक होगा इसके लंबवत वो वाला होगा डेल्टा E sin थीटा। मैंने आप लोग को वेक्टरों का वियोजन पढ़ाया है, उसमें बताया है कि जब किसी वेक्टर को दो घटक वेक्टरों में तोड़ा जाता है तो जो थीटा वाला घटक होता है वो उसका कास वाला घटक बन जाता है, जो दूसरका वाला होता है वो साइन वाला घटक बन जाता है। तो ये डेल्टा E को हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया, एक अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा E cos थीटा और एक अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा। तो जो डेल्टा E cos थीटा था वो अक्ष के दिशा में है तो अनुदिश घटक हो गया अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा। ठीक है ना, तो यहां पर हम पहले वलय को छोटे छोटे पहले मान लेंगे, माना वलय छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है, जिसमें एक अवयव AB है जिस पर धन डेल्टा Q आवेश स्थित है। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा Q आवेश के कारण, ठीक है ना, डेल्टा Q आवेश के कारण, डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q के जगह पर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बटे R स्क्वायर की जगह दूरिया क्या है, वो यक्स स्क्वायर है। कितना है, यक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा,
डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई होगी ना, है पूरा ई नहीं होगा, ये कितना होगा, डेल्टा ई होगा, क्योंकि पूरा ई तो पूरा रिंगवा के कारण निकालेंगे तब ही होगा। तो ये तीव्रता भी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अब हमको अगर ठीक है, ये जो डेल्टा ई निकला है वो तो इस दिशा में निकला है, इस दिशा में तो हमको लेना नहीं है, अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत इसका घटक निकाल लेंगे। तो लिखेंगे तब डेल्टा ई का वलय के अक्ष के अनुदिश घटक, ठीक है, डेल्टा ई को ऐसे लिख दो, डेल्टा ई को वियोजित उसके घटकों में वियोजित करने पर, उसके घटकों में वियोजित करने पर क्या मिलेगा वो, अक्ष के अनुदिश घटक नंबर 1 मिलेगा, वलय के अक्ष के अनुदिश घटक, अक्ष के अनुदिश घटक, अक्ष के दिशा में जो घटक होगा डेल्टा ई, देखो अक्ष के अनुदिश वाला घटक कौन है, डेल्टा ई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू बटे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और वलय के अक्ष के लंबवत घटक, यहां पे घटक अनुदिश घटक लिखना था, ये आप लिख लो अनुदिश घटक, ठीक ना। तो वलय के अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई कॉस थीटा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू बटे एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा डेल्टा ई साइन थीटा होगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू बटे एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, वलय के अक्ष के अनुदिश भी घटक निकालिए, वलय के अक्ष के लंबवत भी घटक निकालिए। अब अगर हम पूरे वलय पर विचार करें तो जैसे यहां पर एक अवयव है वैसे यहां पर भी तो एक अवयव होगा, तो अगर इसके कारण निकालेंगे तो इसका भी अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा ई कॉस थीटा होगा और अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा ई साइन थीटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर है और ऊपरा वाले का डेल्टा ई साइन थीटा नीचे है, तो दोनों बराबर और विपरीत दिशा में जब लगेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, इनका मान हो जाएगा 0। अभी एक ठौरे के कारण निकाले हैं, तो जब ऊपरा वाले के कारण निकाले हैं तो नीचवा वाले के कारण जब निकालेंगे तो डेल्टा ई साइन थीटा इसका जो आएगा डेल्टा ई साइन थीटा वो ऊपर आएगा, क्योंकि ये ऐसे बन रहा है तो ऐसे इसका घटक बन जाएगा, इसका घटक ऐसे बनेगा, तो जब इसका घटक बनेगा तो इसका थीटा वाला ये तो हो जाएगा डेल्टा ई कॉस थीटा, नीचवा की दिशा में यही वाला हो जाएगा, लेकिन इसका जो क्षैतिज ऊपर की ओर मिलेगा डेल्टा ई साइन थीटा, ये किधर मिलेगा, ऊपर मिलेगा ना। तो अब देखो नीचवा वाले अवयव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका लंबवत घटक डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर आएगा और ऊपर वाले के कारण निकालेंगे तो नीचे आएगा, तो दोनों ऊपर और नीचे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन जो इसका जो नीचवा वाले का डेल्टा ई कॉस थीटा आया था ये भी इस दिशा में आया था और ऊपरा वाले का जो डेल्टा ई कॉस थीटा आया था वो भी अक्ष के अनुदिश इसी दिशा में आया था। तो ये दोनों एक दिशा में बल लगा रहे हैं, बल नहीं मतलब तीव्रता वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, तो इस नाते ये दोनों का डेल्टा ई कॉस थीटा जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों का डेल्टा ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहां पर हम लिख देंगे पूरे वलय पर विचार करने पर यह हम पा रहे हैं कि वलय के सभी अवयवों का जो लंबवत घटक है डेल्टा ई साइन थीटा वह एक दूसरे से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, जबकि सबका अक्ष के अनुदिश घटक जो डेल्टा ई
cos थीटा होगा वह एक दिशा में लगेगा जिसके कारण जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर फिर लिखेंगे। देखिए लिखने का काम इसमें ज्यादा है क्योंकि समझना है और लिखना है। ठीक है, पूरे वलय के सभी अवयवों पर विचार करने पर, सभी अवयवों पर विचार करने पर हम यह पाते हैं कि वलय के अक्ष के अनुदिश सभी घटक समान दिशा में हैं, परंतु समान दिशा में है जिससे जुड़ जाएंगे, जिससे वे परस्पर जुड़ जाएंगे, परंतु अक्ष के जो लंबवत घटक हैं जितने भी वह एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। परंतु अक्ष के लंबवत सभी घटक परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जब ये साइन थीटा के सभी घटक परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे तो बचेंगे कौन, ई कॉस थीटा, यानी सभी अवयवों के कारण जितना भी ई कॉस थीटा आएगा वो सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार पूरे वलय के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब पूरे वलय के कारण निकाल रहे हो तो डेल्टा ई नहीं होगा, अब ये पूरा ई हो जाएगा। तो पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा बहू, 1/4 पाई। देखिए ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, यहां पे हम लोग x² लिखे थे जबकि दूरी यहां से नापी जा रही थी तो ये दूरी r थी। तो हम r एक बार बोले भी हैं लेकिन दिमाग से उतर गया है, ये दूरी r² हो जाएगी। और यहां जहां जहां दूरी x था वहां क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा वो, r² हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां भी क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा और अंतिम में यहां भी r² हो जाएगा। थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक हो गया, हमको यहां से दूरी ध्यान में नहीं रहा। यहां से दूरी नापेंगे वैद्युत बिंदु P की, तो इसके कारण जब लेंगे तो दूरी r लेंगे और ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो यहाँ Q नहीं था, इस पर केवल आवेश क्या था, डेल्टा Q था। तो डेल्टा Q था तो यहाँ x² नहीं होकर के यहां से दूरी नापी जाएगी तो ये दूरी r माना गया है तो r² हो जाएगा। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, r², और जहां Q आवेश था वहां पर डेल्टा Q हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है जहां जहां वो x² गलती से लिखा गया था वहां हमने r² लिख दिया। अब यहां पर भी क्या होगा, r² होगा। तो चित्र से हमको क्या मिलेगा,
अब जब चित्र बनाने लगे हैं तब ध्यान पे चढ़ा है कि अरे भाई आर कहाँ चला गया, तो आर को हमने लिखा ही नहीं था, भूल गए थे। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आर था, तो यहाँ पे देखो वो ये यक्स है, ये ए है और ये कितना है आर है। तो ये जो है ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो cos थीटा का अगर हमको मान निकालना रहे तो cos थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण, गलत, आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है वो यक्स है, तो यक्स बटे ये कितना हो जाएगा आर। तो cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण x बटे आर। अब थोड़ा सा इन तीनों में संबंध भी पता है पाइथागोरस प्रमेय से। आर स्क्वायर बराबर तथा आर स्क्वायर बराबर होता है इसका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कौन आर। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे बहू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणे क्यू। क्यू का मान यहां पर जो है cos थीटा का मान, cos थीटा का मान क्या रख देंगे x बटे आर। तो r का मान अगर निकालेंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा ना, जैसे आर स्क्वायर का मान इतना है तो वर्गमूल ले लेंगे। तो r का मान हो जाएगा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा करड़ी में नहीं लिखना चाहते तो 1/2 घात लगा देंगे करड़ी हटा करके। तो यहाँ x बटे आर है तो आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घाते 1/2, मतलब ये करड़ी में है, ठीक ना। तो ई बराबर ये जोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे क्यू गुणे एक्स, तो क्यू एक्स हो जाएगा। अब बटे इस पर एक घात है और आधा घात है तो आधार समान है, तो एक और आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा। 1.5 मतलब ये दोनों घातों को, इस पर एक घात है इस पर आधा घात है, तो दोनों घातों को जोड़ेंगे तो 3/2 घात यानी 1.5 घात हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घात कितना हो जाएगा 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला आ जाएगा एक समान रूप से आवेशित बल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान पे नहीं था ये कि ये यक्स था ये ए था, माने ही थे, इसको आर लेना था। तो यहाँ हम सूत्र में बोले भी हैं कि क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, बट दिमाग जो है कुछ समस्याओं की वजह से जो है यहाँ से भूल गया है, इसको गलती से यक्स लिख दिया गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसको आप लोग शुरुआत में जो यक्स लिख दिए थे ये 2-3 जगह, तो उसको ये दूरी यहाँ से इसकी नापी जाएगी ना तो ये आर होगी, और ये जो दूरी आर होगी तो हम आर लिखेंगे हर जगह, और अंतिम में जाकर के आर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो आर का मान इतना पे घात 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ तो आर स्क्वायर आया है तो डायरेक्ट ये मान रख देंगे, लेकिन कास थीटा में यक्स बटे आर आएगा तो आर की जगह पर ये 1/2 वाला रख देंगे, यक्स का गुणा क्यू में क्या कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा क्यू यक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घाते 3/2। यही आपका क्या है बिंदु आवेश कर रहे हैं बलय, एक समान रूप से आवेशित बलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा है, ठीक है। इसको एक बार और दोहरा लिया जाए ताकि ये इसी समय याद हो जाए। तो एक समान रूप से आवेशित बलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो सबसे पहले माना कि एक बलय है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल a है, दोनों मान लेंगे। माना एक समान रूप से आवेशित बलय का केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल a है। अब कितना आवेश है, आवेशित है तो कितना आवेश है,
तो माना वलय पर धन क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। माना वलय पर धन क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तथा वलय के केंद्र O से कितनी दूरी पर, केंद्र O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इसके अक्ष पर, कहां पर, अक्ष पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर ज्ञात करनी है तो इस वलय को कई भागों में पहले आपको बांटना पड़ेगा। तो माना वलय छोटे छोटे भागों से मिलकर के क्या है, बना है, जिसमें से एक भाग क्या है, AB है, और इस पर आवेश डेल्टा Q है। तो इस आवेश के कारण या छोटे से भाग के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E होगी, लेकिन ये यहां से लगा रहा है तो इस दिशा में होगी, और इसकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, R होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेल्टा Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E बराबर निकालेंगे 1/4πε0 डेल्टा Q बटे R स्क्वायर। ये दूरियां कितनी है, R है, ये यक्ष नहीं लेना है, यक्ष तो यहां से रहता तब ना, तो यहां से ले रहे हो तो ये दूरी R लेनी है, तो R स्क्वायर। अब डेल्टा E जो निकला है ये इस दिशा में है, यानी ये तिरछा है, तो तिरछा है, हमको अक्ष के दिशा में इसका मान चाहिए, तो इसको हम वियोजित कर देंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। ये दोनों क्या हैं, ज्यामिति में आपको बताया जाता है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, दोनों का शीर्ष सामने है। तो ये जो है ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये जब थीटा होगा तो ये डेल्टा E का एक थीटा वाला घटक जो होता है वो डेल्टा E cos थीटा, और जो दूसरा का 90 अंश पर घटक होता है वो डेल्टा E sin थीटा। उसी तरह से अगर हम एक अवयव पर विचार किए हैं तो इसका घटक टूट गया, क्षेत्र के अक्ष के अनुदिश जो घटक है डेल्टा E cos थीटा, अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा। इसी तरह से अगर एक अवयव नीचे भी ले लें तो इसके कारण जो डेल्टा E आएगा उसका भी अक्ष के अनुदिश घटक थीटा वाला घटक कितना होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो इसका ये जब थीटा होगा तो इसका भी डेल्टा E का घटक यहाँ पर डेल्टा E cos थीटा आएगा अक्ष के अनुदिश, और दूसरा का वाला लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा आएगा। तो ये इसके और इसके लंबवत घटक एक दूसरे में डेल्टा E sin थीटा क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जबकि ये क्षैतिज वाला जो घटक है डेल्टा E cos थीटा, डेल्टा E cos थीटा, ये एक दिशा में है, ये दोनों परस्पर जुड़ जाएंगे। तो हमने वही लिखा है कि डेल्टा Q आवेश के कारण जो डेल्टा E निकला है Q, इसको डेल्टा E को उसके घटकों में वियोजित कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि उसके घटकों में क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। तो दो घटक मिले, एगो वलय के अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा E cos थीटा और वलय के अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा। तो ये डेल्टा E sin थीटा, डेल्टा E का तो मान पता है। अब हम कह रहा है कि पूरे वलय के सभी अवयवों पर जब हम विचार करते हैं तो ये हम पाते हैं कि सबके जो लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा, डेल्टा E sin थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, कट जाएंगे, और जो सबके क्षैतिज घटक होंगे वो अक्ष के अनुदिश होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमने वही लिखा है कि पूरे वलय के सभी अवयवों पर विचार करने पर हम यह पाते हैं कि वलय के अनुदिश सभी घटक समान दिशा में हैं, जिससे वे परस्पर जुड़ जाएंगे, परंतु अक्ष के वलय के सभी क्षैतिज घटक, यहाँ पे क्षैतिज भूल गया है, क्षैतिज घटक क्या है, समान दिशा में, जिससे वे परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, परंतु अक्ष के लंबवत जितने भी घटक हैं परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो P पर अगर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सभी क्षैतिज घटकों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो पूरे वलय के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और डेल्टा Q का मतलब सभी डेल्टा Q को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अब बटे R स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो सभी डेल्टा Q को जोड़ेंगे तो सब डेल्टा Q मिल करके पूरा रिंग का आवेश बन जाएगा Q। तो यहां पर हो जाएगा Q। अब E का मान निकल गया, यानी पूरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। जब ये E का मान निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे चित्र से कुछ मिल रहा है कि नहीं। cos थीटा का मान मिल रहा है वो x बटे R। इस पूरे त्रिभुज में अगर आप देखोगे
तो ये क्या है, आधार है, ये कर्ण है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो x बटे r, और कर्ण का वर्ग यानी r का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और r का मान निकालेंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा या 1/2 घात हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, q बटे r स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरा रख दिया है, या cos थीटा की जगह x बटे r आ रहा था तो x बटे r की जगह पर ये आधा घात रख दिया है। अब दोनों का गुणा है, आधार समान है, तो घातों को जोड़ लेंगे तो एक घात और आधा घात मिल करके 3/2 घात बन जाएगा। यही आपका सूत्र आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन जो सबसे कठिन भी माना जाता है, समझ में आया होगा। आगे भी आप लोग इसी तरह से सहयोग बनाए रखें। आप जितने भी लोग हमको मोटिवेट करते हैं, सहयोग करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगा और आप लोग का सहयोग अपेक्षित भी है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोग का कोटिश धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। ये टॉपिक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा भी था और उबाऊ टॉपिक था। मैं प्रयास किया हूँ कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर इसमें भी कोई कमी रह जाती तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।